नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ी गांव है वहां पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, वहां पर जो सरकारी अस्पताल हैं, जो सीएचसी अस्पताल हैं, वहां पर किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पर है, जो सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो कदम उठाने की बात कही जाती है उसका कितना फायदा आम जनता को मिल रहा है। जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार हर तरीके से सरकार यह दावा करती है कि लगातार जनता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सभी प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराई जाए ताकि वहां पर आने वाले मरीजों को उसका सीधा फायदा मिले। सवाल यह उठता है कि उत्तराखंड के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें क्या क्या व्यवस्था है, किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन सतर्क है, जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर उतार रहा है, यह बड़ा अहम सवाल है। इसी को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। उसी चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ उमा सिसोदिया जुड़ रही हैं। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर दीपक सालार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ सुजाता पॉल भी जुड़ रही हैं। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा उमा जी आप ही से है। एक के बाद एक सरकार बदली जब से उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हर बार हर एक सरकार दावा करती है सभी सुविधाएं मुहैया कराने का, लेकिन हकीकत कुछ और है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसमें सिंपली एक बात कहना चाहूंगी कि जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश, हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सबसे पहले आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश जिन मुद्दों पर बना था उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था स्वास्थ्य सेवाएं। कि हमारे सुदूर जो गांव है उत्तराखंड के, वहाँ तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँच रही हैं और लोगों को लगता था कि लखनऊ शायद दूर है, इस वजह से हम लोग मतलब पिछड़े हुए हैं और हमारा अलग राज्य बनेगा तो हमारा स्वास्थ्य और हमारे स्कूली शिक्षा और इन सबसे जुड़ा हुआ सबसे मेन कारण होता है पलायन, वो रुकेगा। लेकिन पिछले 20 सालों में हम लोग देख पा रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे वो बीजेपी की सरकारें रही, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी भी सरकार ने बहुत ज्यादा चेतना इसमें नहीं दिखाई। और देखिए 2017 में जब ये वर्तमान सरकार आई तो मोदी जी उत्तराखंड में आते हैं और मोदी जी कहते हैं कि मैं दिल्ली में काबिज हूँ और आप डबल इंजन की सरकार यहाँ पर दीजिए। डबल इंजन जब लगेगा तो उत्तराखंड का विकास उत्तरोत्तर होगा, बहुत ज्यादा उत्तराखंड का विकास होगा। यहाँ की जनता ने उनके इस वादे पर भरोसा किया और डबल इंजन की सरकार यहाँ पर दी, 57 विधायकों के साथ सरकार यहाँ पर दी। किंतु उसके बाद हम मामला फिर वही का वही, फिर वही ढाक के तीन काट। आज भी हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल दम तोड़ती है, प्रतीत होती हैं। 108 के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर रहते हैं। कितनी 108 जो हमारी सेवाएं हैं वो सड़कों पर खड़ी है। कई बार तो इस तरह के मामले आते हैं कि उनकी गाड़ी में डीजल नहीं है, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंच पाए। आप ये बताइए कि जो हमारे प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स छोड़िए वहाँ पर इक्विपमेंट भी नहीं है। अगर कहीं भूले जिसमें कोई डॉक्टर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं होते हैं। और हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल जून हॉस्पिटल, आप ये समझिए कि पिछले 20 सालों में हम कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। इससे ज्यादा बुरी स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड की नहीं हो सकती। और आप देखिए कि जब हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जब वो बीमार होते हैं तो वो भी रुख करते हैं दिल्ली की तरफ। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बीमार होती है, वो भी रुख करती है दिल्ली की तरफ। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब हमारे जो नेता हैं जिनके कंधों पर पिछले 20 साल जो उत्तराखंड की जिम्मेदारी रही है वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पाए और जब वो खुद बीमार होते हैं तो उनको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि दो उदाहरण मेरे लिए हैं। ये पोल खोलने के आते हैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की। जब उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो हमारे जो नेतागण हैं जिनके कंधों पर उत्तराखंड का पूरा भार है, तो वो उत्तराखंड में इलाज कराने लायक स्थिति में उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं पाते तो आम जनता, आम लोग, आम महिलाएं। ठीक है उमा जी, नेता तो देहरादून से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। ठीक है उमा जी, नेता तो पहुंच जाते हैं देहरादून से दिल्ली तक इलाज कराने, लेकिन आम जनता कैसे पहुंचे?
सुजाता पौल जी, आप भी सत्ता में रहे हैं, 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अभी भी कमजोर दिखाई देता है। जहाँ तक कांग्रेस की सरकार है तो मैं आपको बता दूं कि जो 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं अल्मोड़ा में, गढ़वाल और कुमाऊं, देखिए दोनों क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज जो है वो हमारी सरकार की देन है। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी सरकार का बखान करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं ये उमा सिसोदिया जी का जवाब दे रही हूँ जो ये सवाल उठा रहे हैं। अभी तो ये आई है, इनका स्वागत है, मगर अपनी जगह बनाए और उसके बाद सवाल उठाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी की बात है तो आप ये देखिए कि वे इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री भी है और जब उन्हें जाना पड़ता है दिल्ली तो सवालिया निशान होता है। और जो बात अभी उमा जी ने कही कि नेता प्रतिपक्ष को भी जाना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे इलाज कराने के लिए 2 अस्पताल जाती हैं, वो प्राइवेट ही सही, लेकिन इसका मतलब है कि वो एक प्रोटोकॉल होगा, वो सरकार निश्चित करती है। लेकिन अगर उन्हें सही इलाज नहीं मिला कहीं पर भी तो ये सवालिया निशान किसके ऊपर है? मौजूदा सरकार पर। अगर हम अपने पहाड़ी राज्य के नहीं मैडम, ठीक है सुजाता जी, लेकिन सवाल यह है कि नेता तो चले जाते हैं उत्तराखंड से निकलकर दिल्ली इलाज कराने के लिए, फिर दूसरे राज्यों में, लेकिन आम जनता कैसे पहुंचे जो पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ी गांव में रह रहे हैं? जी मैं वहीं पे आ रही हूँ, मैं वहीं पे आ रही हूँ कि अगर आप हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को देखें तो हम एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ जो है वो दुर्गम क्षेत्र में ही आता है, तो हमारा तो क्षेत्र ही ज्यादातर दुर्गम है। हमारी जो राज्य है वो देहरादून, उधम सिंह नगर या नैनीताल तक सीमित रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से 108 के 717 कर्मियों को निकाल दिया था कि टेंडर प्रक्रिया से हम एक कंपनी को एक ठेका दे रहे हैं, तो ये ठेके वाली सरकार ने उनको ठेका दे दिया जिन्हें ये नहीं पता कि सरकार की सिस्टम को चलाना कैसे है। और आज देखिए कि आप 108 में अगर फोन करेंगे तो कितना तो टाइम लग जाता है उन्हें फोन उठाने में, कितना टाइम लग जाता है उन्हें पहुंचने में हर घर तक। जो लोग पहले इसमें काम कर रहे थे वो लोग हमारे क्षेत्रों को बेहतर तरीके से समझते। ठीक है उमा जी, ठीक है सुजाता जी, ठीक है मैडम जी, ठीक है सुजाता जी। हमारे दबाव की वजह से बदला है, जहाँ हमारे राज्य के बच्चों को नौकरियां नहीं दे रहे थे। महिलाएं जब अस्पतालों में प्रसव करती है, सड़कों पे प्रसव करती है, तो आप मुझे बताइए कि इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार को नहीं लेने की जरूरत है? ठीक है मैडम, ठीक है सुजाता जी, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार नहीं रही, कांग्रेस भी सत्ता में रही है और पलायन एक बड़ी समस्या रही उत्तराखंड में, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है और ये मुद्दा अभी भी बरकरार बना हुआ है। ठीक है मैडम, डॉक्टर दीपक सालार भी हैं हमारे साथ जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर दीपक जी, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और साथ ही त्रिवेंद्र जी राज्य में बैठे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या क्या कदम उठाया, किस तरह से सुविधाएं दी जा रही है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए वहां पर, और वहां की जनता के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए सर? दीपक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी जी, अब क्लियर है, बीच में थोड़ा सा जी क्लिक हो गया था। हाँ, पहले तो मैं सर्वप्रथम लोकमंच न्यूज के जो दर्शक है हमारे उनको मेरा नमस्कार, और मैं बिलाल जी, मैं सुजाता जी के जो बताया है 108 की व्यवस्था का, 108 की व्यवस्था भी हमारी ही सरकार की देन थी और पिछली बार देखा गया है कि इतनी दुर्दशा उसकी 108 की हुई है कि गाड़ियों में तेल नहीं था, कर्मचारी नहीं थे और गाड़ियों में फोन करते थे तो वो गाड़ियां क्या नाम है कोई उठाता नहीं था फोन। ये जो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे पे आरोप न लगा के अपने कार्यकाल को कितनी व्यवस्था बदली सर? अब तो आप सत्ता में सर। अब तो व्यवस्था होगी। दूसरी बात, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश में बहुत सी व्यवस्थाएं अपनी क्या नाम है एक मील का पत्थर गाड़ा है। जैसे अटल आयुष्मान कार्ड देख लीजिए आप,
अपने गाँव का बिल्कुल, बहुत अच्छा जिक्र किया सर आपने, बहुत अच्छा जिक्र किया सर आपने। दिसंबर 2018 में इसको लागू किया गया था। जी सर, इसका बजट था 150 करोड़ और इसको घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया। बहुत अच्छा जिक्र किया सर आपने दीपक जी। जी नहीं, सुजाता पाल जी ने जैसा विचार रखा है कि क्या नाम है आपका जो है पहाड़ का क्षेत्र का जो है दिक्कतें होती है आदमी को कहाँ करें, लेकिन हमारे गांव के दलित गरीब मजदूर किसान वर्ग का जितना आदमी है उनके लिए तो एक ये नींव का पत्थर साबित हुआ अटल आयुष्मान कार्ड। और दूसरी बात ये कि क्या नाम है ये प्रति वर्ष 5 लाख आय वार्षिक आय तक प्रत्येक व्यक्ति को सुजाता जी जरा मेरी देश में बात हुई। लेकिन दीपक जी, इसका तो बजट भी आपने 50 करोड़ घटा दिया, कैसे सभी को इलाज मिलेगा सर? 150 करोड़ जी, 150 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया। 100 करोड़ भी हमारी संख्या जो अगर किया गया है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी भी हो जाएगी। हो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है घटा के किया गया है, लेकिन उसकी आप लाभ तो देखिए। पहली सरकारों की अपेक्षा आप तो देखिए, पहली सरकारों में तो कुछ व्यवस्थाएं थी नहीं। ये तो अटल आयुष्मान कार्ड की योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, तो बहुत अच्छा चला है। ठीक है सर। दीपक जी, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, वहां पर सीएसयू की बात की जाए, वहां पर बड़े अगर अस्पतालों की बात की जाए, अगर कोई बड़ी गंभीर बीमारी होती है तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर जो है रास्ता तय करना पड़ता है लोगों को। नहीं, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, डायलिसिस सेंटर पहले कांग्रेस सरकार में 3 थे, वो घटकर बढ़कर 7 हो गए। ये हमारे सरकार की तो देन है, हमारे मुख्यमंत्री की तो देन है। दूसरा बात, जो ब्लड बैंकों के जो 35 रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है उत्तराखंड में, उन्हें रक्त कोष से जोड़ा गया है। ये भी हमारी मुख्यमंत्री की क्या नाम है देन है। दूसरी बात ये कि अगर आपको देखा जाए तो डॉक्टरों की जो संख्याएं थी वो 2715 थी, जिसमें से 2045 की आपकी तैनाती हो चुकी है। ये भी मील का पत्थर है। पहले की संख्याओं घट के देखे कहाँ तक पहुंच चुके हैं। जो सिर्फ चिकित्सालय है उनकी संख्या 15 हो चुकी है बढ़ के। बिल्कुल सर, संख्या में इजाफा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। दीपक जी, संख्या में इजाफा हुआ है, आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं उसमें है या नहीं, ये भी देखना होगा सर। मैं उसी ओर आ रहा हूँ। पहले मैं सुजाता जी के प्रश्न का जवाब दे दूँ। उमा जी ने जो बात रखी थी शुरुआत में, मैं उसकी बात का वर्णन कर दूँ। 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 322 एलोपैथिक डिस्पेंसरी है, 3 यूनानी हॉस्पिटल है, 13 अक्षय रोग हॉस्पिटल है कि जब गंभीर बीमारी हो जाए तो आदमी क्यों जाए बाहर। अरे हमारे यही अभी जो है आपके क्या नाम है जो हॉस्पिटल की सुविधाएं है उत्तराखंड में बहुत अच्छी है पहले की अपेक्षा। और ये एक अपने आप में ही मील का पत्थर साबित होती जा रही है। देखिए विपक्ष है, आरोप तो लगाएगा है, कुछ ना कुछ तो बताना ही है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। नहीं बोलोगे तो उनका कैसा उनकी नहीं सर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन हकीकत क्या है सर? आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है सर। अभी मैं पहले मेरी बात जाने दीजिए, फिर स्वास्थ्य सेवा निरंतर ठीक होती जा रही है। ये कोई सुजाता जी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको बता दूं कि जो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये कोई किसी का खेल नहीं कि एक उसी मिनट में ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उपचार हो रहा है, सब चीज ठीक हो जाएगी, पंडी पे आ जाएगी। पहले व्यवस्थाएं क्या थी सर? कितना वक्त लगेगा दीपक जी, कितना वक्त लगेगा सर? बिलाल जी अभी मेरी बात पूरी हो जाने की। जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उससे पहले हम लोग थे, हम उसे सुचारू प्रक्रिया चलाए। पिछली सरकार की बातें कर रहे हैं, पिछली सरकार आऊंगा अभी मौजूदा सरकार के बारे में बात करिए। ये लिखते लेके आते हैं सुजाता जी, एक एक करके बात करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए। एक एक करके बात कीजिए ताकि नहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर बात हो रही है तो स्वास्थ्य सेवाओं में ही क्या नाम है मैं आपकी बात को रख रहा हूँ, ठीक है ना? आज की बात हो रही है, ये जो गुजर गया उसकी बात करते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान के मुख्यमंत्री उसी में गए थे। नहीं ऐसा प्रधान
प्रधानमंत्री ने बताया था। तो ये सब बातें मत बताइए। अगर साइंटिफिक सेंटर है हमने बनाया है, आपने उस साइंटिफिक सेंटर का सत्यानाश किया है, इसीलिए आप पिछली सरकार को दोष देकर सोचते हैं कि लोगों को भ्रमित करेंगे। आप आज के बारे में बताइए, कोरोना के समय में क्या और बीमारियां नहीं है? आपकी व्यवस्थाएं आपने क्या किया? कोरोना काल की बात सुनिए। कोरोना काल में हमारे जितना क्या नाम है हमारी मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, जितने एनजीओ थे प्रदेश के, सब ने युद्ध स्तर पर, सरकार का संगठन था, सरकार के साथ पूरा हर व्यक्ति का सहयोग था। और देखिए कोरोना की स्थिति क्या रही यहाँ पे, ये और अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ की कोरोना की आप स्थिति देखिए। ठीक है दीपक जी, जो प्रवासी, ठीक है दीपक जी, क्या क्या व्यवस्था अभी है वो सब ठीक है सर, ठीक है मैम, ठीक है सुजाता जी, ठीक है मैम, ठीक है सुजाता जी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रही मैम, ठीक है सुजाता जी, सत्ता में आप भी रहे हैं और सत्ता में रहते हुए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं वो सबको पता है। ठीक है मैम, ठीक है दीपक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक जी मैं लौटूंगा आपके पास। उमा सिसोदिया जी, उत्तराखंड 20 साल का हो चुका है, कई सुविधाओं को लेकर, कई मांगों को लेकर उत्तराखंड अपना एक राज्य अस्तित्व में आया था, लेकिन वो क्या लगता है आपको, उन सभी सुविधाओं को लेकर जो मांगे की गई थी, सुविधाओं को लेकर वो पूरी हो पाई? चाहे सरकार में कांग्रेस रही हो या फिर बीजेपी रही हो, कितना खरा उतरी हैं जनता की उम्मीदों पर? देखिए, अभी जो मेरे बीजेपी के भाई जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए थे, वो कुछ आंकड़े गिना रहे थे कि इतनी बसें चली, इतने हॉस्पिटल खुले, इतने डॉक्टर्स को पहुंचाया। मैं उन सब बातों में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, आप लगातार आंकड़े गिनाते रहे, आयुष्मान योजना के बारे में बताते रहे और तमाम योजनाओं के बारे में आप बताते रहे। पूरे कोरोना टाइम में जो दूसरे मतलब जो कोरोना के मरीज थे, उसके अलावा जो दूसरे मरीज थे, जो डायलिसिस वाले मरीज थे या जो जिनको खून चढ़ना था, थैलेसीमिया वाले मरीज थे, उनकी मौतें कहीं ज्यादा हुई है कोरोना से। कोरोना के लोग शायद इतना नहीं थे जितना कि लोग दूसरी तमाम सेवाओं से मर गए और सरकार ने इस तरह बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, अगर आपकी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ही मजबूत थी तो आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो दिल्ली अपना इलाज कराने के लिए क्यों गए? यानी कि हमारे किसी भी हॉस्पिटल में वो टेस्ट नहीं थे, वो इलाज नहीं था कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को वहाँ पर भर्ती करवाकर, इलाज करवाकर उनकी जिंदगी को हम लोग रिस्क में नहीं डाल सकते थे। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए। ये कौन खोल देता है कि पिछले 4-4.5 साल में जब से आप लोगों की सरकार यहाँ पर है। उमा जी दीपक जी से जवाब लेंगे। जी दीपक जी, उमा जी की बात का जवाब दीजिए आप। ठीक है उमा जी, दीपक जी से इस बात का मैं जवाब लूंगा। ठीक है उमा जी, दीपक जी। ठीक है सर, ठीक है दीपक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी, अगर उत्तराखंड में अगर हम लोग मैटरनिटी सुविधा की बात करें तो काफ़ी जो है स्थिति खराब है। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ घाटी के लोगों को मैटरनिटी सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो श्रीनगर आना पड़ता है, ये समस्या कब खत्म होगी सुजाता जी? ये समस्या तब खत्म होगी जब हमारे को एक स्थायी राजधानी मिलेगी और वो गैरसैन होगा। दीपक जी मैं लौटूंगा आपके पास। जी, एक ऐसी जगह जहाँ से हर क्षेत्र को बराबर का डिस्टेंस कवर करना पड़े तब होगी। अब देखिए कि जब आप बात करते, मैं इसी मुद्दे पे बात कर रही थी कि किस प्रकार से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कोई बीमार होता है, आप देखिए सोचिए जरा बूढ़े बुजुर्गों के बारे में, जो महिलाएं गर्भवती है उनके बारे में, या जो बहुत ज्यादा बीमार है उनके बारे में, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है किसी अच्छे अस्पताल तक। आप पिछले साल अगर आप देखेंगे तो तमाम ऐसे केसेज आए जहां महिलाएं जो है उन्हें
एम्बुलेंसेज में घुमाते रहा गया, और जब तक एक जगह से दूसरी जगह रेफर करके बरेली तक रेफर करा गया, और वहां पे भी जाके महिला की मौत हो गई। और इस विषय में आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जो हड़ताल कर रहे थे, इनके खिलाफ आंदोलन करने उतर गए थे, मतलब अस्पताल में जाकर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी सरकार के विरुद्ध। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर रही है। इनके साथ दिक्कत ये है, इन्हें पता ही नहीं है कि व्यवस्था को ठीक कैसे करना है। जैसे कोरोना काल में बजाय इसके कि व्यवस्थाओं को ये ठीक करते, ये केवल अपनी बखान करना, जुमले देना, नारे देना और नारों के बारे में बताना, पिछली सरकारों को दोष देना। भाई पिछली सरकार जो है उसे तो हटा दिया ना, जनता ने क्यों हटाया होगा? कुछ कमियां रही होंगी, और इसी वजह से ये लोकतंत्र है कि आप चीजों को आगे बढ़ाए। अगर हमने कुछ काम किया मगर उससे जनता संतुष्ट नहीं, तो वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे कैसे ले जा रही है, पहाड़ों तक स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे पहुंचा रही है ठीक करके, ये बताए ना। ये ठीक है मैडम, मैं दीपक जी से पूछूंगा करने को हटाया, वो क्यों किया? ठीक है मैडम, दीपक जी से मेरा सवाल है। दीपक जी, जैसे कि अभी सुजाता जी ने कहा कि कुछ कमियां रही होंगी इसलिए सत्ता परिवर्तन हुई है, और आप अगर सत्ता में हैं तो आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़कर काम करिए। कितना विकास और कितना स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कदम उठाया जा रहा है, कितने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई, क्योंकि वो भी एक बड़ी समस्या है सर ग्रामीण क्षेत्रों में। सर ठीक है सर, ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी। उमा जी, जी दीपक जी मैं लौटूंगा आपके पास, दीपक जी मैं लौटूंगा आपके पास। उमा जी से मेरा सवाल है। उमा जी, अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की की जाए, पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, वहां पर जो सरकारी अस्पताल हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसका खामियाजा वहां की आम जनता को भुगतना पड़ता है। कुछ दुर्गम रास्ते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? यहाँ पर मुख्यमंत्री जी 40-50 विभाग वो संभाले हुए हैं, लगभग 45 के आसपास उनके पास मंत्रालय है, उनके पास विभाग है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक सांस में अपने सारे विभागों के नाम भी नहीं बता पाएंगे। आप ये समझिए कि एक मुख्यमंत्री जी 40-45 साल विभागधारी हैं, और सबसे बड़ा जो विभाग है मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसको कि एक अदद पूर्णकालिक मंत्री की आवश्यकता होती है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि जो प्रायोरिटीज है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की, जनता के लिए स्वास्थ्य की, आप समझ सकते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी में स्वास्थ्य विभाग है ही नहीं। आप ये समझिए कि जो गांव में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, हम बार बार कहते हैं, पिछले 20 सालों से इसी बात को कह रहे हैं कि हम डॉक्टर्स जो है वो गांव तक पहुंचाएंगे, जो डिस्पेंसरीज हम लोग गांव तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाएंगे कैसे? डॉक्टर्स वहाँ पर टिकेंगे कैसे? इस बारे में शायद सरकार ने कभी विचार नहीं किया। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बन रहा है, 4 धाम यात्रा है, 4 धाम जो रूट वगैरह है, वो सब वो सरकारी केंद्र के पैसे से बन रहा है। क्या त्रिवेंद्र रावत जी ने सेंटर में जाके इस बारे में बात करी कि मुझे अपने प्रदेश ठीक है उमा जी, ठीक है उमा जी, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं जो है धरातल पर भी काम करने की आवश्यकता है। ठीक है उमा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। उमा जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, कई बार कुछ गांव मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं, किस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को पहुंचाया जाए? सुजाता जी, ये भी एक बड़ी समस्या है पहाड़ी इलाकों में। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री जो है वो फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री हो, और मुख्यमंत्री इस डिपार्टमेंट के लिए एक खास व्यक्ति को नियुक्त करे जो केवल इस डिपार्टमेंट को देखे। अब हमारे यहाँ दुविधा ये है कि 12 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन चीजों को आप देखें तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम एरिया जो वो खास है। तो अगर आप उन मंत्रालयों को अलग अलग लोगों को देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके तहत आप काम कर पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक आशा वर्कर्स है उनकी आप सैलरी देते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है वो आपके खिलाफ मोर्चा सभा के बैठी रहते हैं। आप उस सिस्टम को
दूसरी बात, जो हमारी नर्सेज है, नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड होनी चाहिए, मगर उन संगठन से होनी चाहिए जिन्हें वहाँ के दर्द को समझ में आए। लेकिन अभी देखिए, जिस विषय पर इन्होंने अपनी नियमावली से बदना है, और हमने बहुत इनके ऊपर जोर डाला था। हमारे जो विधायक ने सबसे पहले उठाया था, और उसके बाद इसमें ये चेंज करा गया है कि भाई जो हमारे बच्चे हैं, पोस्ट करे हैं उन्होंने, उनको 3 साल का, उनको 30 बेड के अस्पताल में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी। बताइए कौन से पहाड़ी जिले में 30 बेड का अस्पताल होगा? इस तरह से ये नियम बनाते हैं, तो ये नियम अब बदल दिए गए हैं, और ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि अगर हम अपने क्षेत्रों के बच्चों को नर्सेज बनाएंगे और उन्हें वहाँ में अस्पतालों में रखेंगे, तो वो अपने क्षेत्र की समस्या को, अपने क्षेत्र को अच्छी तरह से समझेंगे वहाँ की जरूरतों को। ठीक है मैडम। जरूरत है कि हम डॉक्टरों को, अच्छे डॉक्टरों को वहाँ तक पहुँचाए, चाहे वेकेंसी में हो, अगर सरकार इसको ध्यान दे। 5वीं बात, हम और सरकारी अस्पताल इन हर जिले में अच्छे सरकारी अस्पताल खोलने की दिशा में काम करें। ठीक है सुजाता जी। 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी, और मेडिकल कॉलेज खोले जाए। ठीक है मैडम। उमा सिसोदिया जी, हर एक घर तक, हर एक गांव तक स्वास्थ्य से जुड़ी योजना, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर सरकारों को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? उमा जी, फाइनल कमेंट। देखिए, डॉक्टर्स हमारे पहाड़ पर तब चढ़ेंगे जब डॉक्टर्स को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उनको बड़े शहरों में मिलती हैं। इसके लिए सरकार को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें हैं, जो वहाँ पे जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक ठाक, वो स्कूल खास तौर पे डॉक्टर्स वहाँ रहेंगे, ताकि उनकी तब रहेंगे जब उनके बच्चों को वहाँ पे बेटर स्कूल मिलेंगे। देखिए, सभी डॉक्टर्स वहाँ से भागते हैं, वो कहते हैं वहाँ जंगल में ले जाकर हमें एक किसी छोटे केंद्र में छोड़ दिया। बिल्कुल उमा जी, कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जो है सरकारी अधिकारियों को लेकर भी जो है सोचना होगा सरकारों को, और वो सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाएं, तभी अधिकारी वहां पर रुकेंगे। बिल्कुल उमा जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। उमा जी माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी गांव हैं, वहां पर सुविधाएं जो है क्या वाकई में मिल रही है या नहीं मिल रही है? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं का कितना लाभ वहां की जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? अगर नहीं मिल रहा है तो सरकारों को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।